हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग रिवीजन क्लास सिविक्स का एक 46वां पार्ट देखेंगे जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग सभी पार्ट जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है कौन? तो आदर्शवादी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आदर्शवादी जो है राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं और यहाँ तक कि वे राज्य को जो है मध्य घोषित कर देते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जा। ठीक है, और अराजकतावादी जो थे, अराजकतावादी राज्य को क्या मानते थे? तो अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते थे, अनावश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, और जो व्यक्तिवादी थे ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, आवश्यक अनावश्यक में ध्यान दीजिएगा। अराजकतावादी अनावश्यक मानते थे और व्यक्तिवादी जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, और साम्यवादी जो है राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते थे। ठीक है, शोषण का यंत्र मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आदर्शवादी जो है राज्य का अत्यधिक जो है प्रशंसा करता था। अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानता था। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानता था। साम्यवादी जो है राज्य को शोषण का यंत्र मानता था। तो चारों पॉइंट का याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जाना जाता है? यह किसने कहा राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? तो ये वुड्रो विल्सन ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वुड्रो विल्सन मानता है कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूमि प्रदेश में रहने वाली जनता जो है वही राज्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये टी.एच. ग्रीन के बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने जो है रूसो और हीगेल जैसे आदर्शवादी विचारकों की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उदारवाद की परंपरा को जो है कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है? तो ये लास्की का मत था, सी ऑप्शन सही होगा। मैक्स वेबर के अनुसार जो है राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग को जो है एकाधिकार का दावा करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, आपको मिलान करना है कि किस विचारक का कौन सा सिद्धांत है। तो हाब्स का कौन सा सिद्धांत था? तो हाब्स का सिद्धांत था सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो ए में आपका 4 सही हो जाएगा। ओपेनहीमर का कौन सा सिद्धांत था? तो ओपेनहीमर का सिद्धांत था जो है शक्ति सिद्धांत। ठीक है, तो बी में 3 सही हो जाएगा। और सर हेनरी मैन का कौन सा सिद्धांत था? तो सर हेनरी मैन जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे सी में 1 सही हो जाएगा। और जेम्स प्रथम ने दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी में 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 आपका कोड में सही हो जाएगा। तो किस में है? तो यहाँ पे सी नंबर में आप लोग देख सकते हैं 4, 3, 1, 2, कोड नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसमें भी मिलान करना है आपका। रॉबर्ट नोजिक किससे संबंधित था? तो रॉबर्ट नोजिक जो है एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया। ठीक है, एनार्की स्टेट ऑफ यूरोपिया, ए में 3 सही हो जाएगा। डी.एल. हॉबमैन ये किससे संबंधित था? तो डी.एल. हॉबमैन जो था दी वेलफेयर स्टेट। ठीक है, बी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। बी में दूसरा सही हो जाएगा। टिटमस किससे संबंधित था? तो एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। ठीक है, सी में आपका 3 सही हो जाएगा। एलेक्जेंडर डी इंटीवक्स ये किससे संबंधित था? द नोशन ऑफ द स्टेट।
ठीक है, डी में आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, सी में कौन सा सही हो रहा है, तो सी में आपका पहला सही हो रहा है। ठीक है, टिटमस जो था वो एसेजान वेलफेयर स्टेट, तो यहाँ पे 3 2 1 4 आपका किस कोर्ट में है, तो दूसरे में है 3 2 1 4, तो कोर्ट नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है, तो यह है हीगल का, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य परम विवेक और परम चैतन्य का मूर्त रूप है, वह धरती पर ईश्वर का यात्रा है। राज्य साध्य है, व्यक्ति उसका साधन है। राज्य की आज्ञा पालन में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। लीगन ही कहा था, और लीगल ने कहा था राज्य पृथ्वी पर जो है ईश्वर का अवतार है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप में लाभदायक सिद्ध होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लास्ट की सही हो जाएगा। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये किसने कहा था, तो ये बिलोबी ने कहा था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बोधा ने क्या कहा था संप्रभुता के बारे में, तो बोधा जो है संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होते, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से एक रूप में व्यक्त करते हैं, तो किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो समुदायों का समुदाय के रूप में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, प्रमुख बहुलवादी विचारक बार्कर और फेगिस ने जो है राज्य को समुदायों का समुदाय माना है, और इनका मानना है कि राज्य को समन्वय और संतुलन कायम करने वाले साधन के रूप में एक निश्चित कर्तव्य और उच्चतर अधिकार सत्ता प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, समूह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो आर्थर बेंटले, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्थर बेंटले ने जो है 1908 में एक पुस्तक उन्होंने निकाली थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, शासन प्रक्रिया जिसको हिंदी में कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो है हित समूहों का पहला व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया था, और उसी में उन्होंने राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन लास्की का है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लास्की कहता है हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी, राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है, तो किसके अंतर्गत, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत संभव है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकतंत्रीय संस्थाएं लोकतंत्रीय समाजवाद के स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों की राजनीतिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य आपको लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत देखने को मिलेगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, ये तो सही है। कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं, तो यही आपका गलत होगा, तो यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत जागरूकता है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक कहावत भी कहा जाता है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्र प्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दूसरा निषेध नहीं करता बल्कि उसका समर्थन करता है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है, तो ये कांट ने किया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कांट के अनुसार नैतिकता का मापदंड
दुख या वस्तुओं की उपयोगिता नहीं हो सकता। कार्यों का नैतिक होना तो इस बात पर निर्भर करता है कि वे मनुष्य के नैतिक संकल्प के अनुकूल हों, और नैतिक संकल्प का परिणामों से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए कहा जा सकता है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, और इसके अंतर्गत उन्होंने राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि हमें कानूनी व्यक्ति के एक जैसे मुखौटे पहना देते हैं। हम में चाहे जो भी विभिन्नताएं रही हों, कानून के समक्ष हम सबका महत्व एक ही जैसा होता है। तो ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर महोदय ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, समानता के मुख्य लक्षण हैं, तो कौन कौन से हैं? विशेषाधिकारों का अभाव पाया जाता है समानता में, तो ये सही है। सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों का विकास के समान अवसर मिलते हैं इसमें, तो ये भी सही है। जाति, धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, तो ये समानता का विशेषता में नहीं आता है। ठीक है, समानता की विशेषता में तो आता है जाति, धर्म, रंग आदि का जो है विभेद न करना। संसाधनों तथा संपत्ति का विवरण, ये समानता में नहीं आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें से सही है समानता के मुख्य लक्षण में। चौथा ये समानता के मुख्य लक्षण में नहीं पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आइजिया बर्लिन ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आइजिया बर्लिन ने अपनी चर्चित कृति 4 एसेज ऑन लिबर्टी जो 1969 में दिया था, और इसके अंतर्गत यह तर्क दिया था कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने यही बताया था। तो ये पुस्तक लिखी थी आइजिया बर्लिन ने, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक था। तो वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक कौन था? तो ये अरस्तु था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समकालीन चिंतक राल्स ने वितरणात्मक न्याय को अपनाया है, किंतु उससे पूर्व अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इसके अनुसार जो है राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। इसका प्रयोग जो है करके क्रांति को रोका जा सकता है। ठीक है, तो राल्स के पहले सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, उसके बाद जो है वितरणात्मक न्याय को राल्स ने भी दिया था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में अरस्तु आता है तो सबसे पहले हम अरस्तु को ही क्लिक करेंगे, फिर अगर अरस्तु नहीं रहता ऑप्शन में तो राल्स को भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ने जो है वितरणात्मक न्याय का जो है सिद्धांत अपने अपने मत के अनुसार जो है प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसमें मिलान करना है। न्याय अधिक बलशाली का हित है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये थ्रेसी मेसक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ए में आपका दूध सही हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो बी में आपका 3 सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति एकमात्र स्रोत है, ये किसने कहा था? कि ये ह्यूम ने कहा था। ठीक है, सी में आपका 4 सही हो जाएगा। और न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण विवरण है, ये राल्स ने कहा था। ठीक है, तो डी में आपका पहला सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 किस कूट में है? तो 2, 3, 4, 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है, पूछा है। तो ये मैकाइवर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाईस नंबर क्वेश्चन है, सहिष्णुता 4 पथ
सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? तो ये लिखा है लॉक ने। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1690 ईस्वी में लॉक की महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति एक आई थी, टू ट्रिटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, प्रकाशित हुई थी, और इसके अंतर्गत उन्होंने जो है ये दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, इसको 1689 में दिया था। ठीक है, 1689 में दिया था, और 1690 में जो दिया था उसका नाम था टू ट्रिटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इनकी 2 पुस्तकें थी, इसको याद रखिएगा। टू ट्रिटाइजेस ऑन गवर्नमेंट ये 1690 में दिया था, और सहिष्णुता पर 4 पत्र जो है ये 1689 में दिया था। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्ल पापर। ठीक है, कार्ल पापर ने जो है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत प्लेटो, हीगल एवं मार्क्स पर प्रहार किया है। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इनमें से जो है प्रत्येक विचारक ने समाज की समग्र व्याख्या का प्रयत्न करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों का समर्थन किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हाफ्स टू लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है C.B. मैकफर्सन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, C.B. मैकफर्सन ने जो है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25वां नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के निम्नांकित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं? तो ये डी ऑप्शन सही होगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1884। ठीक है, मार्क्स ने जो है मानवतावादी चिंतन का सर्वोत्तम विवरण जो है मार्क्स की एक आरंभिक कृति इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैनिफेस्टो ऑफ 1884 के अंतर्गत मिलता है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु की निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक संपूरक था। तो ये कहा था सेबाइन ने, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सेबाइन ने लिखा था संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यतः हाब्स का नाम जुड़ा हुआ है वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का ही एक आवश्यक पूरक तत्व है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद एक विशिष्ट घटक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। ठीक है, समाजवादियों के अनुसार वैयक्तिक उद्योग को एक वैयक्तिक लूटमार है और व्यक्तिगत संपत्ति को सामाजिक अथवा सामूहिक संपत्ति का रूप देना ही श्रेयस्कर है। पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोधी होने के कारण समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? मार्क्सवाद का अंग नहीं है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, मार्क्सवादी के 4 सिद्धांत थे। ठीक है, पहला द्वंद्वात्मक, दूसरा भौतिकवाद, तीसरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या, चौथा था आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें वर्ग का सिद्धांत जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सकारात्मक उदारवाद से जुड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो श्रमिक संघवाद को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रांस में जो है समाजवादी आंदोलन श्रमाधिपत्य
या बोला जाए तो श्रम संघवाद के रूप में विकसित हुआ था। मूलतः यह फ्रांसीसी श्रम आंदोलन की एक धारा थी जिसके अनुसार श्रम संगठन और उसके संघ भावी समाज व्यवस्था के केंद्र होंगे, ऐसी उसमें व्यवस्था की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम था। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम था तो ये रॉलेट सत्याग्रह के अनुसार, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1917 और 18 के आरंभ में जो है गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा में जो है हिस्सा लिया था। ये तीनों संघर्ष जो है स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए थे और फरवरी 1919 में जो है गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था और असहयोग आंदोलन इसके बाद जो है 1920 में हुआ था, ठीक है। तो पहला कदम देखा जाए तो अखिल भारतीय राजनीति में रॉलेट एक्ट ही माना जाता है गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो द्वितीय मतदान प्रणाली के द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। द्वितीय मतदान प्रणाली के अंतर्गत मतदाता एक ही उम्मीदवार को वोट देता है। यदि इससे किसी उम्मीदवार का पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं होता तो पूर्ण बहुमत निश्चित करने के लिए कुछ शर्तों के साथ दोबारा मतदान कराया जाता है। इसी को जो है द्वितीय मतदान प्रणाली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह किसका मत था? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महात्मा गांधी का मत था। गांधी जी ने राजनीति को आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ रखने की समर्थन किया था। उन्होंने कहा, जो राजनीति धर्म से विहीन है वह मृत्यु जाल के तुल्य है और आत्मा को पतन के गर्त में ढकेलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यह अभिधारणा किसने प्रतिपादित की है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एम डुवर्जर, ठीक है। डुवर्जर की एक पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसमें इन्होंने दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणाली में घनिष्ठ संबंध माना था और उसके अनुसार जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमेशा बहुदलीय पद्धति की सहगामी होती है। वह कहता है, इस पद्धति को अपनाने से छोटे छोटे वर्गों एवं दलों को भी विधानमंडलों में उनकी शक्ति व समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन क्लास के। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।